So hello everyone, welcome back to your channel. In this video we'll cover most important part of polity, that is your fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एमएनएस में भी इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो हम इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ वेट क्वेश्चंस में जाने से पहले हम कुछ बेसिक बैकग्राउंड देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का. ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए. तो ऐसा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से पार्ट में है. ठीक है, तो थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स गिवन है. ठीक है, कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक हम बोलते हैं कि हाँ ये फंडामेंटल राइट्स हैं. तो आर्टिकल नंबर 12 to 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल राइट्स. ओके, कितने फंडामेंटल राइट्स इनिशियली थे जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, उस समय पे कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो इनिशियली 7 थे, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है. ठीक है, तो एक फंडामेंटल राइट जो था, जिसको बोलते हैं हम राइट टू प्रॉपर्टी, वो हट चुका है. ठीक है, तो अब इसलिए कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स. ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा? सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए पार्ट 4, बी पार्ट 3, सी पार्ट 5 और डी पार्ट 2. सो अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पार्ट 3. तो जो पार्ट 3 है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स है जिसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल. तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने की बात की है. ठीक है, तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं. So the options are as follow: A Article 24, B Article 22, C Article 23 और D Article 21. तो अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो. So the correct answer is option C, that is Article 23. तो जो हमारा आर्टिकल 23 है उसमें हमने किस चीज़ की बात करी है? एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रोहिबिशन की, और जो फोर्स लेबर होता है, ठीक है, उसको भी प्रोहिबिट करने की बात हमने किस में करी है? आर्टिकल नंबर 23 में. तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछ चुका है. So our next question is, which fundamental right is called the heart and soul of the constitution? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन से फंडामेंटल राइट को हमने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है. ठीक है, so the options are as follow: A right to equality, B right to freedom, C right against exploitation और D right to constitutional remedies. तो अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आंसर बताती हूँ आपको. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32. तो आर्टिकल 32 को हमने क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ या फिर आपको पूरे फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से याद कराने वाली हूँ. इसलिए वीडियो स्किप मत करना, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसके बाद देखो कितने गलत हुए हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको सारे फंडामेंटल राइट्स एक बार बताऊँगी विद ट्रिक्स. ठीक है, और ट्रिक्स मान लो या फिर जो भी मान लो, पर मैं सारे कंप्लीट करवाने वाली हूँ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो स्किप मत करना. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट has not been laid down under Article 19 of the Constitution? तो इनमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि आर्टिकल 19 हमें कुछ प्रोविज़न देता है. ठीक है, कुछ चीज़ें उसने हमें दे रखी है, कुछ राइट्स दे रखे हैं. ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो हमें आर्टिकल 19 प्रोवाइड नहीं करता है?
ठीक है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है. सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन; बी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन; C, freedom of assembly; और D, freedom of minorities to open their educational institution. तो अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ. सो मुझे लगता है अभी तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लिया होगा और आई होप राइट अटेम्प्ट किया हो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज़ टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो आर्टिकल 19 में ये चीज़ नहीं गिवन है. तो क्या क्या चीज़ गिवन है? एक तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन है, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू असेंबल, ठीक है, और क्या दे रखा है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इंडिया की टेरिटरी में, ठीक है. राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, यानी कि आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं. उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है. डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन जाओ, पर वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें किस में दे रखी है? आर्टिकल 19 में. तो आर्टिकल 19 में 6 राइट्स गिवन है, ये भी पता होना चाहिए. 6 राइट्स तुम्हें देता है आर्टिकल 19. कौन से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, पीसफुली होना चाहिए, एंड विदाउट आर्म्स, ये नहीं कि तुम आर्म्स लेके बंदूक वगैरह लेके यहाँ वहाँ घूम रहे हो, ठीक है, ये अलाउड नहीं है. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है. राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी घूम सकते हो किसी भी पार्ट में इंडिया के. राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पे रह सकते हो, ठीक है, सेटल डाउन हो सकते हो. इनमें भी थोड़े बहुत लिमिटेशंस होते हैं, पर फिर भी राइट्स दे रखे हैं ऐसे. राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, कुछ भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हो, ठीक है, ट्रेड बिजनेस कुछ भी कैरी कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें किसमें है? आर्टिकल 19 में. So our next question is, how many types of writs are issued by Supreme Court of India? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास कितने टाइप के रिट्स होते हैं, यानी कि वो कितने टाइप के रिट्स इशू कर सकता है. तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है रिट्स, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है. सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए 6, बी 5, सी 7 और डी 4. तो आप अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 5. तो हमारे पास कितने रिट्स होते हैं? टोटल 5 रिट्स हैं. अब रिट्स के टोटल टाइप्स तो मैंने बता दिए, पर पहले पता भी तो होना चाहिए कि रिट्स का मतलब क्या होता है. तो रिट्स क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जुडिशियल पावर which are utilized by Supreme Court and High Court to protect fundamental right. तो ये क्या है? एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर है जो कि कौन यूज़ करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है. कब यूज़ करेंगे रिट्स को? जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे होंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है. कितने रिट्स हैं? 5 रिट्स हैं. उनके जो भी नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे, ठीक है. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी इससे आ सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स यूज़ कर सकता है, ठीक है. तो आर्टिकल 32 होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 226 होता है हाई कोर्ट के लिए. HC फॉर हाई कोर्ट एंड SC फॉर सुप्रीम कोर्ट. तो जो सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, दैट इज 226, कैन इशू द रिट्स ऑफ 5 टाइप्स, ठीक है. और वो 5 टाइप्स के आपको रिट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कौन से हैं. जब वीडियो हमने शुरू करी थी तो मैंने कुछ बैकग्राउंड बताया था कि 7 टाइप के फंडामेंटल राइट्स थे, फिर 6 हो गए, जिनमें से राइट टू प्रॉपर्टी हमने रिमूव कर दिया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है, ठीक है. द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नो मोर अ फंडामेंटल राइट बाय द वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट. तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट के तहत निकाल दिया गया है,
ठीक है। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए 44th अमेंडमेंट, बी 76th अमेंडमेंट, सी 86th अमेंडमेंट, डी 42nd अमेंडमेंट। तो अभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 44th अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके लीगल राइट बना दिया गया है। और इसका कुछ आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर ईयर में दिक्कत हो रही है कि 1978 है या 1976 है, तो इसको 4+4 कर लो, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 लास्ट में है ही। तो ऐसा करके कुछ आप याद कर सकते हो, तो ईयर में इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी, राइट। Our next question is, right to education was added as the fundamental right in the Constitution of India by adding, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है right to Our next question is, right to education was added as a fundamental right in the Constitution of India by adding, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि राइट टू एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट बनाया था, और जब हमने इसको फंडामेंटल राइट बनाया तो हमने कौन सा आर्टिकल ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए आर्टिकल 31, बी आर्टिकल 22A, सी आर्टिकल 21A, और डी आर्टिकल 31A। तो अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो मुझे लगता है अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A में क्या लिखा है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना है, कौन से एज से लेकर कौन से एज तक? 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देना? फ्री एजुकेशन देना। तो अब हमने ये ऐड किया था, पहले से तो था नहीं, है ना। तो जब हमने ये ऐड किया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कोई ना कोई अमेंडमेंट भी तो हुई होगी। तो किस अमेंडमेंट के तहत ये 21A आर्टिकल ऐड हुआ था? तो अमेंडमेंट का नाम है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम में क्विज़ हुआ था, तो उसमें मैक्सिमम गर्ल्स ने गलत किया था, जबकि मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो में जब मैं अमेंडमेंट्स करा रही थी, ये मैंने अमेंडमेंट करवाया था। तो अभी फिर से बता रही हूँ कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत हमने आर्टिकल 21A ऐड किया था, और 21A में क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कौन से एज से लेकर कौन से एज तक? 6 से लेकर 14 एज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, उसमें कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक मेंशन है, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32, सी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35, और डी आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आंसर बताती हूँ। तो मुझे लगता है अभी तक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो थर्ड पार्ट में कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है? 12 to 35, और इसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। Our next question is, Article 29 of the Constitution of India deals with। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि आर्टिकल 29 में क्या मेंशन है, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए प्रोहिबिशन ऑन फोर्स लेबर, बी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, सी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और डी नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ये बताती हूँ आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आर्टिकल 29 में क्या दे रखा है कि कोई भी ऐसा सेक्शन है, ठीक है,
कोई भी ऐसा सेक्शन जो कि क्या है किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया का हो, ठीक है, उसकी अगर कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, ठीक है, तो उसके पास ऐसा राइट है कि वो उसको क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसे सेक्शंस या फिर ऐसे पार्ट ऑफ इंडिया जो कि क्या है कम पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटीज़। तो ऐसे सेक्शन ऑफ सिटीजन जो कि किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में है और उनकी अगर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, स्क्रिप्ट है, तो उनके पास राइट है कि वो उनको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। Our next question is, which article of Indian Constitution abolishes untouchability? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो abolition of untouchability को बताता है, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए आर्टिकल 18, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 14 और डी आर्टिकल 17। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो। So the correct answer is option D, that is article 17। तो 17 आर्टिकल में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बता रखा है कि हमें छुआछूत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी में 17 को क्या बोलते हैं, 17, और 17 खतरा से आप थोड़ा वैसे याद कर सकते हो कि 17 क्या होता है, 17 खतरा बोलते हैं ना। तो खतरा मतलब जिसको हम टच नहीं करते हैं ना, तो इससे ऐसा थोड़ा आप याद कर सकते हो कि आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी है। पूरा फंडामेंटल राइट्स की समरी देखने से पहले कुछ हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग आर फंडामेंटल राइट्स। तो वो ये है, सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी का। तो जब भी हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स, ठीक है। तो 2 हमारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स हमारे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग है। आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर होगी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, यानी कि वॉर लाइक सिचुएशन होगी या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, ठीक है। तो जब भी एक्सटर्नल एग्रेशन होगा या तो फिर वॉर लगेगी तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, ठीक है। अगर कुछ इंटरनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, तो उस बेसिस पे आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ कब सस्पेंड होगा, एक तो एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगेगी या फिर वॉर लाइक सिचुएशन होगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स मैंने पहले भी बताया था 12 से 35 आर्टिकल तक मेंशन है इसमें फंडामेंटल राइट्स का। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 देखेंगे। तो जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 है और जो DPSP का आर्टिकल नंबर 36 है, ठीक है। तो DPSP का आर्टिकल नंबर 36 और फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 12, ये दोनों में ही स्टेट की डेफिनेशन मेंशन है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, स्टेट की डेफिनेशन मेंशन है। अच्छा, तो हमें डेफिनेशन बताने की क्यों ज़रूरत पड़ी स्टेट की? हमें बताने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो DPSP हैं, ठीक है, तो जब भी हम इनको पढ़ते हैं ना तो उसमें एक लाइन आती है कि द स्टेट शैल हैव द ड्यूटी। तो स्टेट की ये ड्यूटी है, तो पता भी तो होना चाहिए ना कि स्टेट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो इसीलिए ये डेफिनेशन जो स्टेट की है वो आर्टिकल 12 में ही मेंशन कर दी है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 में और DPSP के आर्टिकल 36 में। तो स्टेट में कौन कौन से बोल सकते हैं कौन कौन इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो स्टेट में इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं और जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो इसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, दूसरा कौन सा है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट तो आएगी स्टेट में, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो भी इसी में आएगी। और जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं ना, जैसे कि तुम्हारे म्यूनिसपैलिटीज़ हो गए, ठीक है, और LIC, ONGC, ये सारे किस में आते हैं, स्टेट की डेफिनेशन में, ठीक है।
तो स्टेट एक बहुत वाइडर सेंस है, इसमें बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आती है। फिर जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हो गए, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हो गया, तुम्हारा पंचायती राज सिस्टम हो गया, या फिर LIC, ONGC, है ना, ये सारे किस में आते हैं, स्टेट की ही डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या था, स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है। अब देखेंगे हम आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि जितने भी लॉज हैं, ठीक है, लॉज कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है ना। तो जितने भी लॉज है, अगर वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को ले रही है, या फिर उसके अगेंस्ट है, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो लॉ कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को छीन रही है किसी इंडिविजुअल से, ठीक है, तो ऐसे लॉ क्या हो जाएंगे, उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। नल एंड वॉइड मतलब उन लॉस की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो लॉस उसी समय पे ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, आर्टिकल 13। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम देखेंगे जो है आर्टिकल 14 से, जिसको हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। तो चलो वो देखते हैं अब। तो जो हमारा आर्टिकल 14 है वो सबको ही पता होगा, ये तो बच्चों बच्चों को पता होता है कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, मैं यहाँ पे ना सारे आर्टिकल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 15-20 मिनट की आई थिंक वीडियो बन चुकी है, तो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि याद करवा दूँ आपको आर्टिकल्स, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी साथ ही साथ कराते जाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको हर आर्टिकल को डिटेल में एक्सप्लेन चाहिए, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि लॉ के सामने सभी क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इसको हम याद कैसे करेंगे, अभी हम पहले ये देख लेते हैं। 14 को तो याद करने का कोई तरीका नहीं है, पर 14 के बाद हम बढ़ेंगे आर्टिकल 15, 16, 17, 18। तो 15, 16, 17, 18 को कैसे याद कर सकते हो, तो जब भी जो गर्ल्स होती है वो सेल्फी खींचती हैं, तो उनका काम क्या होता है, पाउट बनाना, ठीक है, POUT, पाउट बनाना, राइट। तो ये पाउट याद रखना है आपको। तो आर्टिकल 15 को P से याद रखेंगे, तो P का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना है, रोकना है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेसिस पे हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो POUT से याद करना है, आर्टिकल 15, 16, 17, 18। P मतलब हो जाएगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किस चीज़ का, कुछ सर्टेन ग्राउंड्स का, और वो ग्राउंड्स क्या है, तुम्हारे रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, और या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे O की तरफ। तो O का मतलब क्या हो जाएगा, सबको पता ही होगा कि आर्टिकल 16 में क्या दे रखा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी तुम कहाँ दोगे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 17 की तरफ बढ़ते हैं। U फॉर हो जाएगा आपका अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो वैसे 17 का मैंने ये भी बोला था कि 17 खतरा होता है, तो खतरे से हम दूर रहते हैं, तो यानी कि दूर रहना मतलब अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अबॉलिशन करना है हमें अनटचेबिलिटी का, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, इरेडिकेट करना है, ठीक है। तो यू से तुम वैसे भी याद रख सकते हो 17 खतरा, या फिर पाउट याद कर लो। तो P से हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल 15, दैट इज़ प्रोहिबिशन, ठीक है। 16 आर्टिकल हो जाएगा तुम्हारा O से, दैट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एंड U से हो जाएगा तुम्हारा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और T से क्या हो जाएगा, अबॉलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, टाइटल्स कैसे होते हैं, तो सबको पता ही होगा कि टाइटल्स कैसे होते हैं, जैसे कि महाराजा एंड ऑल, जो पहले टाइटल्स लगते थे उनका तुम्हें क्या करना है, अबॉलिशन करना है, ठीक है। लेकिन जो कुछ टाइटल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, लेफ्टिनेंट वगैरह, तो ये सब का अबॉलिशन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी क्या दिखाती है, डिग्री दिखाती है। लेकिन कुछ टाइटल्स होते हैं जैसे राज बहादुर, राय बहादुर,
दीवान बहादुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, महाराजा, तो ये सब का अबॉलिशन करना है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देख लेंगे 14, 15, 16, 17, 18 को। 14 में तो था इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके बाद मैंने आपको बोला POUT याद कर लो, ठीक है। 14 का तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हो जाएगा, P से हो जाएगा आर्टिकल 15, O से हो जाएगा आर्टिकल 16, U से हो जाएगा आर्टिकल 17 और T से हो जाएगा आर्टिकल 18, ठीक है। तो 15 में P से मैंने क्या बोला था, प्रोहिबिशन, ठीक है। तो प्रोहिबिशन किसका करोगे, डिस्क्रिमिनेशन का ऑन सर्टन ग्राउंड्स, जैसे कि रेस, रिलीजन, मैंने ये सारे बता दिए है। उसके बाद O से क्या हो जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। U से हो जाएगा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड T से हो जाएगा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 24 की तरफ। तो 19 से लेकर 24 जो आर्टिकल है इनको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है, फ्रीडम का अधिकार देंगे तुम्हें आर्टिकल। इसको लर्न करने की ट्रिक है FOLIC। तो F में आएगा तुम्हारा आर्टिकल नंबर 19, फिर आएगा 20, फिर आएगा 21, फिर आएगा 22, फिर आएगा 23, ठीक है। तो यहाँ तक पहले हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो जो आर्टिकल तुम्हारा 19 है वो तुम्हें क्या देगा, कुछ राइट्स देगा फ्रीडम की रिगार्डिंग, है ना। तो कैसी कैसी फ्रीडम चाहिए तुम्हें, तो मैंने बोला था कि 6 तरह की तुम्हें फ्रीडम मिलती है, ठीक है। अभी फ्रीडम 6 तरीके हैं, इसको कैसे याद कर सकते हो, 100 SAU, ठीक है। ये जो 100 होता है ना, 100 रुपीज़, इसको 100 रुपीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, 100। तो ये SAU और 100 MRP, इससे याद होगा, ठीक है। तो 100 MRP से याद करना। 19 आर्टिकल्स तुम्हें 6 तरीके की फ्रीडम देता है, इसकी ट्रिक है 100 MRP, ठीक है। तो जो 100 का S है, S का मतलब हो जाएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिख लो कॉपी में, स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद जो A है आर्टिकल, सॉरी A जो वर्ड है उससे तुम्हारा हो जाएगा ये एसोसिएशन, एसोसिएशन या फिर ये भी असेंबली भी कर सकते हो, फ्री टू असेंबल, ठीक है। तो फ्री टू असेंबल किससे हो जाएगा, A से। उसके बाद जो U है, U से हो जाएगा राइट टू यूनियन, ठीक है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन करना, ठीक है। तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, ठीक है, यू से हो जाएगा। फिर जो एम है, एम का मतलब हो जाएगा राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पे भी इंडिया के टेरिटरी में घूम सको, ठीक है। उसके बाद जो आर हो जाएगा, आर का मतलब हो जाएगा राइट टू रिसाइड, मतलब कहीं पे भी रह सकते हो, सेटल हो सकते हो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद जो पी है, पी का मतलब हो जाएगा राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करो, हाँ। पर इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, अब ये नहीं है कि तुमने नीट वगैरह क्लियर नहीं करा और तुम चले हो डॉक्टर बनने, पर इसमें थोड़ी क्या है, लिमिटेशंस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद हो गया हो। तो हमने पढ़ा 19 से लेकर 24 में क्या पढ़ा, राइट टू फ्रीडम। उसमें हमने देखा जो आर्टिकल नंबर 19 है, पहले तो हम ट्रिक देख लेंगे, फॉलिक से याद करना है। तो एफ का मतलब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19, दैट इज राइट टू फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के दिए हैं, ठीक है। उससे हमें 100 MRP याद रखना है, जिसमें जो 100 का S है उससे हो जाएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए का मतलब हो जाएगा तुम्हारा असेंबल होना, फ्री टू असेंबल पीसफुली, हाँ, ये नहीं कि आर्म्स वगैरह लेके घूम रहे हो, ठीक है। उसके बाद यू से हो जाएगा यूनियन बनाना, ठीक है, राइट टू फॉर्म यूनियन या फिर एसोसिएशन बोल लो। उसके बाद जो एम है उसका मतलब हो जाएगा राइट टू मूव फ्रीली इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद आर से हो जाएगा राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद पी का मतलब हो जाएगा राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, या फिर ऑक्यूपेशन बोल लो या फिर बिजनेस बोल लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स की तरफ। तो अभी आपने आर्टिकल 19 देखा था, जो मैंने कुछ ट्रिक्स बोली थी, FOLIC है ना, फॉलिक एसिड का फॉलिक देखेंगे हम। तो इसमें हो गया आर्टिकल 19, है ना। अब देखोगे आर्टिकल 20। तो
20 आर्टिकल ये बोलता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो वो वाला जो ऑफेंसेस है उसको तुम रिलेट कर सकते हो इस वाले ओ से, है ना। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि कोई भी तुमने ऑफेंस करा है तो ऐसा ना हो कि उसकी तुमने एक्सेसिव पनिशमेंट दी जा रही हो, मतलब सज़ा कम थी लेकिन तुम्हें ज़्यादा दे दी गई हो, ठीक है। तो यानी कि जब भी तुम कोई ऑफेंस करोगे उस समय भी तुम्हें कुछ ना कुछ राइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम 3 प्रोविज़न देखने वाले हैं जो कि आर्टिकल 20 में है। सबसे पहला जो है उसको बोलेंगे नो EXX पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुमने अभी ऑफेंस करा है, उस समय पे जो सज़ा थी वही तुम्हें दी जाएगी। ये नहीं है कि तुम्हें मान लो तुमने सज़ा तो आज की डेट पे करी है और तुम्हें उसकी पनिशमेंट कब की मिल रही है। मान लो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज 23 अप्रैल है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आज एक तुम्हारा मर्डर करने की 5 साल की सज़ा दे रखी है, ठीक है। और आज के टाइम में 5 साल की सज़ा है, लेकिन 2 साल के बाद मान लो वही क्राइम के 10 साल सज़ा हो गई, तो तुम उसको 10 साल की सज़ा नहीं दोगे, 5 साल की दोगे, क्योंकि जब उसने क्राइम करा था जो पनिशमेंट वहाँ पे लिखी गई थी वही उसको मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या किस में, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में, ठीक है। उसके बाद है नो डबल जियोपार्डी। तो GEOPARDY, नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है, एक ही गुनाह की 2 सज़ा नहीं देंगे, ठीक है। तो सेम ऑफेंस की मान लो उसने मर्डर किया तो एक ही सज़ा होगी, ये नहीं कि उस सज़ा के लिए तुम उस सज़ा नहीं, उस क्राइम के लिए तुम अलग अलग सज़ा दे रहे हो, ठीक है। तो एक ही क्राइम की एक ही सज़ा होगी, अलग अलग सज़ा नहीं दोगे तुम, ठीक है। उसके बाद है नो सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। तो नो सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो अक्यूज पर्सन है वो उसको तुम मार पीट के अपने ही अगेंस्ट विटनेस के तौर पे नहीं लेके जा सकते। मतलब मान लो कोई पुलिस वाला किसी को पीट के ऐसे कोर्ट में नहीं ले जा सकता कि वो अपने ही अगेंस्ट वहाँ गवाही दे कि हाँ ये क्राइम मैंने ही किया है, ठीक है। तो ये सारा किस में है, आर्टिकल 20 में। अच्छा, जो मैंने नो डबल जियोपार्डी बोला था ना, डबल का ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और जियोपार्डी में भी क्या आता है, JEO होता है ना, तो इस ओ को भी इससे रिलेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 20 भी याद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया। एक मिनट, हाँ क्या था, FOLIC, FO हो गया। L का मतलब क्या होगा, L का मतलब होता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस में है, आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। तो इस L से याद कर सकते हो, यहाँ 19 था, यहाँ 20 था, यहाँ 21 हो जाएगा। तो L फॉर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि ये डिक्लेयर करता है कि दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो कोई भी पर्सन का तुम लाइफ नहीं छीन सकते और पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू हैव अ डिसेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, राइट टू स्लीप। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में दे रखी है, आर्टिकल 21 में। इसी के बाद 21A आता है जो हमने पहले ही वीडियो में कवर कर चुका है, जो क्या बोलता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। तो कौन से अमेंडमेंट से आया था, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। तो 21A हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आई की तरफ चले। तो जो आई है, आई से हम याद कर सकते हैं इन्फॉर्म करना। तो इन्फॉर्म तुम कब करोगे, जब तुम अरेस्ट होगे, ठीक है। तो आर्टिकल 22 ये बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि जब तुम अरेस्ट हो रहे हो तो उस समय पे तुम्हें इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि किस सज़ा के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल 22, दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें भी 4 चीज़ें आती हैं, जैसे ग्रिप होता है, ग्रिप, वैसे ही तुम क्रिप याद करोगे। क्रिप में जो C होगा उसका मतलब होता है कंसल्ट करना, यानी कि जब तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है तो तुम किसी लॉयर को कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। आर का मतलब क्या होगा, रिलीज़ करना,
यानी कि अगर तुम बेगुनाह साबित हो जाते हो तो तुम्हें रिलीज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना, जो मैंने बता दिया है, ठीक है, किस चीज़ के लिए तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पी होता है, पी का मतलब हो जाएगा प्रोड्यूस करना, यानी कि 24 घंटों के अंदर, है ना, तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आर्टिकल 22, दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। नेक्स्ट है हमारा सी। सी से हो जाएगा आर्टिकल 23, और सी से हमें वर्ड रखना है चाइल्ड, याद, ठीक है। तो चाइल्ड से हम ये याद रखेंगे कि जो चाइल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है वो हमें प्रोहिबिशन बोलता है कि हम लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और तो सी फॉर होता है चाइल्ड, दैट इज़ आर्टिकल 23। और चाइल्ड से तुम्हें चाइल्ड लेबर याद नहीं रखना, ये चीज़ प्लीज़ याद रखना, चाइल्ड लेबर नहीं आएगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग आएगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलो, इसका प्रोहिबिशन कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 23 में। इसमें प्लीज़ ये याद रखना कि सी फॉर चाइल्ड तो है लेकिन चाइल्ड लेबर नहीं है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 24 में। तो आर्टिकल 23 में क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल 24 आता है वो ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो जो तुम्हारे फैक्ट्रीज वगैरह में काम होता है ये सारा तुम चाइल्ड से नहीं करवा सकते, ठीक है। स्पेशली जो ये पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रीज वगैरह होती है जो वो बहुत डेंजरस हो सकती है चिल्ड्रंस के लिए, वो ये प्रोहिबिट करने की बात करता है, ठीक है। तो ये किस में है, आर्टिकल 24 में। तो आर्टिकल 23 में क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और आर्टिकल 24 में क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ें देखेंगे। अभी हमने 23, 24 देख लिया, ठीक है। इफ्स 24 से तीन चीज़ें याद रखना, आर्टिकल 124, 214 और 324। 124 आर्टिकल में है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, 214 के बारे आर्टिकल में है हाई कोर्ट के बारे में, और 324 में है इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो ये तीनों सीक्वेंस से तुम याद कर सकते हो, 124, 214 एंड 324, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड इलेक्शन कमिश्नर। थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है वीडियो। अगर अच्छा खासा रिस्पांस आया तो विल कंटिन्यू आवर पार्ट 2, और अगर नहीं आया तो ये पार्ट बस यहीं पे ख़त्म होता है, फंडामेंटल राइट्स फिर नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताना है कि आपको कितने स्कोर मिले हैं, ठीक है, कितने आपके राइट गए हैं क्वेश्चंस, और शेयर करनी है वीडियो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम जल्दी से जल्दी न्यू वीडियो के साथ आएँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।